हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीडीपी के 12वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो होगा हमारा प्रश्नों का निर्माण। प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न की क्या विशेषताएं होती हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना नोट्स बनाने के लिए अपने नोटबुक और पेन को तैयार रखें, क्योंकि हर क्लास को देखते समय ही आप अपना नोट्स बना लें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसा कर भी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है देख करके कि जो हम लोगों ने शुरू किया है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रश्न क्या होते हैं। प्रश्न होते क्या हैं? तो प्रश्न वैसी युक्ति होते हैं जो अधिगमकर्ता अर्थात जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके अधिगम स्तर का पता लगाते हैं। हम लोग प्रश्नों का निर्माण क्यों करते हैं? प्रश्न किस लिए बनाए जाते हैं? तो प्रश्नों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि जो अधिगमकर्ता हैं अर्थात जो लर्नर्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनका अधिगम स्तर कहाँ तक पहुँचा है, किस लेवल तक उनका विस्तार हुआ है, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सके। तो प्रश्न के बारे में हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रश्न वैसी युक्ति होते हैं जो अधिगमकर्ता के अधिगम स्तर का पता लगाते हैं। अब देखिए, अच्छे प्रश्न की क्या विशेषताएं होती हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुड क्वेश्चंस। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छे प्रश्न कैसे होने चाहिए। जब हम लोग प्रश्नों का निर्माण करेंगे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, तो किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो बिंदु है, उद्देश्य पर आधारित। प्रश्न उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षण हो रहा है, अध्यापन हो रहा है, तो उन उद्देश्यों पर ही आधारित प्रश्न होने चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु से संबंधित। विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। जिस विषय वस्तु को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, जिस लेवल के बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो विषय वस्तु यानी कि सिलेबस, करिकुलम में जो सिलेबस दिए हुए होते हैं, तो उन सिलेबस के ऊपर ही प्रश्न होने चाहिए। सपोज दैट कि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जाओ और वहाँ बीपीएससी का प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ये बिल्कुल ऑकवर्ड होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करेंगे, तो प्रश्न उनके विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए। तीसरा जो है अस्पष्ट भाषा, अर्थात प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल उसमें जो है किसी भी प्रकार के गूढ़ अर्थ छुपे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभिक कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चलना है। प्रारंभिक कक्षा का मतलब 1 to 8, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अस्पष्ट भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नों में जो भाषा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उस भाषा को बच्चे बिल्कुल समझ सके, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और उसके जो अर्थ हैं वो सिंपल होने चाहिए। चौथा जो है कठिनाई का स्तर। बच्चों के कठिनाई का स्तर का हमें ख्याल रखना होगा कि बच्चे किस प्रकार के हैं, और प्रश्नों के उसी क्रम से हम लोग उसमें क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 प्रश्न हमें तैयार करने हैं, तो 10 प्रश्न क्या हम लोग बिल्कुल सरल ही एक तरह से तैयार कर देंगे? नहीं, उसमें कुछ प्रश्न जो है वो सरल स्तर के होंगे, कुछ मध्यम स्तर के होंगे और कुछ कठिन स्तर के होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का पैटर्न जो है तैयार करते हैं। तो उसमें हम लोग कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हैं। पांचवा है मूल्य बिंदु। मूल्य बिंदु का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और या एग्ज़ाम लिया भी होगा, तो उसमें देखा होगा कि इस प्रश्न का 3 अंक दिया जाएगा, 5 अंक दिया जाएगा या 10 अंक दिया जाएगा। निबंधात्मक सवाल है तो 10 अंक दिए जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 5 अंक दिए जाएंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 3 अंक दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो 1 अंक दिए जाएंगे। तो मूल्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। जैसे यदि आप 1 नंबर का सवाल पूछ रहे हो, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लघु उत्तरीय में डाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मूल्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को तैयार किया जाना चाहिए।
छठी विशेषता है उत्तर की सीमा क्षेत्र का निर्धारण। आप लोगों ने देखा होगा कि लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, उसमें शब्द सीमा दिया हुआ रहता है कि अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दें, अधिकतम 150 शब्दों में उत्तर दें, अधिकतम 250 शब्दों में उत्तर दें। तो इस प्रकार से उत्तर सीमा क्षेत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए। अच्छे सवालों की यह विशेषता होती है। अब आगे चलते हैं अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन। सवाल में इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि सवाल को आप कैसे हल करिएगा, कैसे सवाल को हल किया जाना चाहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि परीक्षा का जब प्रश्न पत्र हाथ में आता है तो ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, निर्देशन को ध्यान से पढ़ें। तो ये सारे जो है इंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स होते हैं जो एक अच्छे प्रश्न पत्र को बनाने के काम में आते हैं। हमारा जो 8वां बिंदु है वो है शक्ति का अंतर। शक्ति का अंतर का मतलब क्या हुआ कि हम जिस प्रश्न पत्र को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं तो उस प्रश्न पत्र में हमें शक्ति के अंतर को देखना होगा। शक्ति के अंतर का मतलब जो प्रतिभाशाली बालक हैं, जो मध्यम कैटेगरी के बालक हैं, सामान्य से उच्च बुद्धि के बालक हैं, सामान्य से निम्न बुद्धि के बालक हैं, जड़ बुद्धि के बालक हैं। तो एक डाइवर्स सिचुएशन होता है। स्टूडेंट की जब एक क्लास होती है ना, तो उसमें डाइवर्स कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, विविध कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जिनके सामने हमें प्रश्न पेश करना है। तो उनके शक्ति का स्तर भी हमें देखना होगा। ये नहीं कि केवल हम प्रतिभाशाली छात्रों को ध्यान में रख करके टोटल स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सेट कर दें और उस प्रश्न को सभी छात्रों को दे दिया जाए बनाने के लिए। तो ऐसे सवालों से क्या होगा, जो मंद बुद्धि के छात्र हैं, जो सामान्य बुद्धि के छात्र हैं, जो औसत बुद्धि के छात्र हैं, उनके लिए वह प्रश्न काफ़ी हार्ड हो जाएगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा, वे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और यदि हम पूरे के पूरे सरल प्रश्न को सेट कर देते हैं तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनके लिए वो क्वेश्चन बोरिंग टाइप का हो जाएगा, उनके लिए बिल्कुल ही आसान सा हो जाएगा, फिर वो उसमें वो उतना रुचि नहीं लेंगे। 9वीं विशेषता है प्रश्न का स्वरूप। प्रश्न के विभिन्न प्रकार के स्वरूप होते हैं। इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे डिटेल्स में कि प्रश्न के स्वरूप कैसे होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, सही गलत पर आधारित प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का स्वरूप होता है। तो प्रश्नों के स्वरूप को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और एक अच्छे प्रश्न पत्र में विविध प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि प्रश्न पत्र जो है वह अट्रैक्टिव हो और बोरिंग टाइप का ना हो, उसमें विविधता हो, ताकि जो है बच्चे ज़्यादा रुचि लेकर के उसको बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के प्रकार की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो होगा हमारा प्रश्नों के विविध प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों के विविध प्रकार होते हैं, विभिन्न स्वरूप होते हैं। इन सारे प्रकारों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है पूरक प्रकार के प्रश्न, सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चंस। सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो ये वैसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में लिख करके देना होता है, एक शब्द या अनेक शब्दों में या कई वाक्यों में देना होता है, वो प्रश्न के स्वरूप के अनुसार। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सप्लीमेंट्री टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। इसको स्वच्छ उत्तर प्रकार के प्रश्न भी कहा जाता है। स्वच्छ उत्तर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चों की लिखावट होती है और बच्चों की लिखावट कितनी अच्छी है यह भी इसमें देखा जाता है। तो ये राइटिंग के ऊपर भी फोकस करता है, इसलिए इसको स्वच्छ उत्तर प्रकार के प्रश्न भी कहा जाता है। देखते हैं कि पूरक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? तो इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको कह सकते हो आप कि जो कई वाक्यों में या अनेक शब्दों में, जैसे 250 शब्दों में उत्तर दें। तो ये क्या हुआ? ये निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न हुए। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर चर्चा करें, तो यह जो प्रश्न का प्रकार हुआ यह निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न हुआ। अब बच्चों के संदर्भ में बात करें तो बच्चों के संदर्भ में भी है विद्यालय पर लेख लिखें, सिंपल सा प्रश्न है। यह क्या है? निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है। गाय पर लेख लिखें, तो ये सीधा सीधा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न होता है। दूसरा जो है लघुत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनका जवाब कुछ शब्दों में देना होता है, बच्चों को 50 से 60 शब्दों में देना होता है
तो इस प्रकार के प्रश्न को लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को सीधे सीधे जो पाठ अंत होता है, पाठ के अंत में जो सवाल कुछ दिए जाते हैं उसमें आप देखोगे कि अधिकतर जो होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। तीसरा जो प्रकार है अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय यानी कि एक्स्ट्रा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो इसके उत्तर एक शब्द में देने होते हैं। अभी जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 50% जो कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देंगे बच्चे। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि 2-4 कुछ सवाल जो होते थे वह अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते थे, जिनका उत्तर एक शब्द में देना होता था। अब इसके बाद आते हैं दूसरा जो प्रकार है चित्रात्मक प्रश्न। चित्रात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? तो इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाए जाते हैं बच्चों को, और चित्र दिखा करके बच्चों से सवाल पूछे जाते हैं। जब आप कक्षा 1 की किताब को देखोगे तो उसमें पर्यावरण का जो थीम तैयार किया गया है, परिवार और मित्र, तो उसमें सबसे पहले बच्चों के शरीर के अंग के बारे में बताया गया है। तो बच्चों के शरीर के अंग के विभिन्न प्रकार के चित्र दिए हुए रहते हैं और बच्चों को दिखा करके पूछना होता है कि बच्चों आप बताओ कि ये आपके शरीर का कौन सा अंग है। नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, पैर है, हाथ है, सिर है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो है शरीर के अंगों के चित्र उसमें दिए रहते हैं और उससे सवाल पूछे जाते हैं, बच्चों को बताना होता है। फिर जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाते हैं तो चित्रात्मक प्रश्न के प्रकार भी बदलते जाते हैं। उसका जो लेवल है उसके अनुसार, क्लास के अनुसार बढ़ता जाता है। जब आगे बच्चे चले जाते हैं तो आगे की कक्षाओं के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पेशे का, जैसे वकील का, डॉक्टर का, दर्जी का, नाई का इत्यादि का चित्र दिखा करके बच्चों से सवाल पूछा जाता है कि बच्चों आप बताओ कि ये क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या होता है। तो इस प्रकार से चित्रात्मक प्रश्न को हम लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं निर्वचनात्मक प्रश्न, इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस। ये कैसे सवाल होते हैं? ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें एक ही सवाल में कई पहलू जुड़े हुए होते हैं। सपोज दैट एक सवाल तैयार किया गया बच्चों के समय सारणी का टाइम टेबल का एक चार्ट तैयार किया गया, जिसमें पटना से रांची तक की यात्रा दिखाई गई कि पटना से सुबह 8 बजे बस खुलती है और शाम के 4 बजे रांची पहुंचती है, और यह विभिन्न शहरों से होकर के गुजरती है। ये पटना से गया या फिर जिस रूट से उसको गुजारा जा रहा है, सपोज दैट 3-4 शहरों को आप ले लें और फिर बच्चों को सवाल दे दें और बच्चों से कुछ सवाल उससे उस समय सारणी से ही जुड़े हुए 3-4 सवाल उससे पूछ सकते हैं। जैसे कि बस पटना से रांची कितने देर में पहुंचती है, बस पटना से रांची तक पहुंचने में किन किन शहरों से होकर के गुजरती है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं? इंटरप्रेटेटिव होते हैं। बच्चे उसमें इंटरप्रेट करते हैं, उसमें वो कड़ियों को जोड़ते हैं और तब उसका उत्तर निकालते हैं। तो इस प्रकार के सवाल को निर्वचनात्मक प्रश्न कहा जाता है। चौथे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न। रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत वैसे सवाल आते हैं जिसमें सवाल के वाक्य के बीच में 1-2 शब्द के लिए खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और उसमें बच्चों को भरना होता है। यह पाठ से सीधे सीधे जुड़ा होता है और बच्चे पाठ को पढ़ करके उस वाक्य को ढूंढ करके, उस छुपे हुए शब्द को ढूंढ करके उसमें भर लेते हैं। आगे चल कर एक इसकी कठिनाई का स्तर भी बढ़ता है और फिर ग्रामर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपके सीटेट में भी कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कि रिक्त स्थान होते हैं, वहाँ आपको उचित शब्द या उचित नाम जो भी हो भरने होते हैं। 5वां वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के विभिन्न रूप हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के कई रूप हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार से मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि केवल बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न। बहुवैकल्पिक प्रकार का जो प्रश्न होता है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक रूप है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के कई रूप होते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो आप लोगों ने देखा होगा कि सत्य असत्य, हाँ या नहीं में जवाब दें। कथन दिया जाता है और पूछा जाता है बच्चों से कि क्या यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों ने देखा होगा।
तो ये वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न में ही आते हैं। हाँ या नहीं में जवाब दें तो ये भी वैकल्पिक उत्तर प्रकार के प्रश्न में ही आते हैं। दूसरा देखें इसका प्रकार, मिलान प्रकार के प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न। मिलान करने वाले प्रश्नों को आप लोगों ने भी बनाया होगा, सबने बनाया है। तो मिलान करने वाले प्रश्न भी 2-3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है एकल मिलान। 2 कॉलम दिया हुआ रहता है, दोनों कॉलम से जो भी उसका क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाए उससे मिलान करना होता है। उसके बाद दूसरा होता है दोहरा मिलान। दोहरा मिलान में 3 कॉलम्स होते हैं और उसमें जो है अलग अलग ढंग से उसमें क्राइटेरिया सेट किया जाता है और उससे फिर मिलान करना होता है। उसके बाद तीसरा है कुंजी सूची और जांच सूची, चेकलिस्ट जिसको कहते हैं। एक चेकलिस्ट बना करके, ये प्रोजेक्ट विधि में ज़्यादा काम आता है। प्रोजेक्ट विधि बनाना हो बच्चों को तो आप कुछ सामानों की सूची बनाने के लिए दे दें और बच्चों को कहे कि इससे मिला लो कि कौन से सामान उपलब्ध हो गए हैं, कौन से बचे हुए हैं, तो वो जांच सूची से मिला लेंगे। उसके बाद है सांचा मदे, आइटम टेम्पलेट्स। आप लोगों ने देखा होगा विज्ञान के सवाल, विज्ञान के पाठ में चैप्टर के बीच बीच में सवाल रहते हैं, क्रियाकलाप में रहते हैं, गतिविधि में रहते हैं। गतिविधि आधारित जो सवाल होते हैं उसमें ये सांचा मदों वाले सवाल होते हैं। अभी जैसे कि आप ले लें कि विभिन्न विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, तो उसमें अलग अलग सांचा बनाए जाते हैं, अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते हैं, अलग अलग आइटम टेम्पलेट होते हैं। और एक कॉलम में विभिन्न प्रकार के विटामिनों का नाम, दूसरे में उससे होने वाली बीमारियों के नाम, तीसरे में उसकी कमी को पूरा करने वाले स्रोत। तो इस प्रकार से जो सांचा मदें हुई हैं। और भी कई प्रकार के सवाल आप सोच सकते हो, आपने देखा भी होगा, बनाया भी होगा। तो वो सारे जो सवाल है वो सांचा मद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, तीसरा जो मेन प्रकार है इसका बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ये आप लोग इससे बिल्कुल भली भांति परिचित हो और आप लोग लगातार इसका अभ्यास भी कर रहे हो। सीटेट के जो सवाल होते हैं और अन्य परीक्षाओं के जो भी सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसको MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, वे बहुविकल्पात्मक प्रश्न ही हैं। इसमें एक प्रश्न के कई विकल्प दिए हुए रहते हैं, मुख्य रूप से 4 या 5 विकल्प दिए हुए रहते हैं। तो इन विकल्पों में से एक उत्तर सही होता है, उसे ढूंढ करके आंसर देना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बहुविकल्पात्मक प्रश्न कहा जाता है। अब अंतिम प्रकार के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आलोचनात्मक चिंतन है। आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये प्राथमिक स्तर पर बहुत कम इसका प्रयोग होता है, उच्च स्तर पर ज़्यादा होता है। जैसे इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने इस तरह के सवाल हल किए होंगे। किसी भी चैप्टर पे, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर आलोचनात्मक उसका आंसर दिया हो रहता है, क्रिटिकल अप्रोच लिखने के लिए कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्रश्नों के विभिन्न प्रकार होते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रश्नों के संबंध में जो भी आपका क्वेरी हो वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह क्लास अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और हमारा कोई भी नया वीडियो आता है तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।